कल हमने पढ़ा स्टेशन मास्टर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं बैरिस्टर हूँ, हमेशा फर्स्ट क्लास में यात्रा करता हूँ, मुझे जल्दी फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए। चिट्ठी भेजने के बाद वे पाश्चात्य वेशभूषा में गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट तो दे दिया, पर प्रार्थना की, यदि मार्ग में कोई फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दे तो आप रेलवे के विरुद्ध कार्रवाई न करें। गांधी जी ने उसकी बात मान ली। गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे ही थे कि गार्ड टिकट चेक करने के लिए वहां पहुंचा और उनसे थर्ड क्लास में जाने के लिए आग्रह करने लगा। सौभाग्य से एक अंग्रेज यात्री ने उन्हें अपने साथ यात्रा करने देने में अपनी सहमति प्रकट की। गार्ड जल्लाकर बड़बड़ाए, अगर तुम गोरे लोग काले कुली के साथ बैठना पसंद करते हो तो मुझे क्या करना है, भाड़ में जाओ तुम सब। गांधी जी की यह यात्रा शांतिपूर्ण निपट गई। प्रातः प्रिटोरिया स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो उन्हें लेने कोई नहीं आया। उनका किसी होटल में जाने का साहस नहीं हुआ। उन्हें सोच विचार में देखकर एक अमेरिकी निग्रो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। वह उन्हें एक अमेरिकी होटल में ले गया। मैनेजर ने उन्हें इस शर्त पर ठहराना स्वीकार किया कि वे अपने कमरे में ही भोजन करें, भोजन करने के बड़े कमरे में नहीं। मैनेजर भला आदमी था। गांधी जी से बोला, मुझे आपको डाइनिंग हॉल भोजन के कमरे में बैठा लाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे गोरे ग्राहक काले आदमी के साथ खाने में आपत्ति उठाते हैं। फिर भी मैनेजर ने एक बार अपने गोरे ग्राहकों से पूछा कि भारतीय बैरिस्टर है, आप लोगों के साथ भोजन कक्ष डाइनिंग हॉल में बैठकर भोजन करना चाहता है। जब गोरों ने आपत्ति नहीं उठाई तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के काम में लग गए। मामला पेचीदा था, हिसाब किताब की बड़ी उलझनें थी। गांधी जी को स्वयं अध्ययन कर अटार्नी को उनकी पेचीदगियां समझानी थी। मामले को ठीक समझने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यदि वादी प्रतिवादी में समझौता न हुआ तो दोनों अदालत के खर्च में पिस जाएंगे, जीतने वाला भी आर्थिक दृष्टि में हार जाएगा। उन्होंने सेठ अब्दुल्ला को पंच फैसले पर राजी कर लिया। इस तरह वादी प्रतिवादी में आपस में समझौता कराने में गांधी जी सफल हुए। गांधी जी को अपनी सफलता पर बेहद खुशी हुई। उन्हें वकालत करने का सच्चा गुरु मिल गया। उन्होंने आत्मकथा में लिखा है, इस मामले से मैंने मानव स्वभाव के अच्छे पक्ष को पहचानना जान लिया और मनुष्य के हृदय को जीतने की कला सीख ली। गांधी जी ने लगभग 20 वर्ष तक वकालत की। उन्होंने कई मामलों में वादी प्रतिवादी को कचहरी में न ले जाकर आपस में समझौते कराकर संतुष्ट किया। वे समझौते के मार्ग से मुकदमा निपटाने को अपनी जीत माना करते थे। झूठे मुकदमे की वे कभी पैरवी ही नहीं करते थे। अदालत के सामने जाने पर भी यदि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष असत्य जान पड़ता तो वे जज के सामने उसे प्रकट कर देते। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता। झूठा मुकदमा लेकर कोई मुवक्किल उनके पास आने का साहस नहीं करता था। प्रिटोरिया में सेठ अब्दुल्ला के मामले में समझौता कराकर गांधी जी डरबन लौट गए और भारत लौटने की तैयारी करने लगे। जब सेठ उन्हें विदाई बोल दे रहे थे, उसी समय उनके हाथ में किसी ने नेटाल मरकरी नाम का अखबार दे दिया। उसमें नेटाल विधानसभा की रिपोर्ट छपी थी, जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात थी। पढ़ते ही उन्होंने भारत जाने का विचार स्थगित कर दिया और विधानसभा में पेश करने के लिए एक दरख्वास्त तैयार की। साथ ही सरकार से विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने की अपील भी की थी। गांधी जी ने सेठ अब्दुल्ला के सभापतित्व में विरोध कमेटी कायम की। कमेटी के सभापति की हैसियत से सेठ ने विरोध का तार भेजा। सन 1894 में भारतीयों की ओर से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र और तार भेजने का प्रथम अवसर था। परिणाम यह हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, पर 2 दिन पश्चात वाली बैठक में यह बिल पास हो गया। गांधी जी ने उस समय राष्ट्रीय विचारों के नेता दादा भाई नौरोजी
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं से परिचित कराया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उन्हें पत्र में लिखा, मैं अनुभवहीन नवयुवक हूँ, मुझसे भूल हो सकती है। जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठाई वह भारी है। आप मुझे समय समय पर परामर्श देते रहें। भारतीयों को कभी तक किसी आंदोलन का अनुभव नहीं था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें अपने अधिकारों को समझने की उत्सुकता पैदा हुई। नया उत्साह भर गया, नई उमंग दौड़ गई। सभाएं होने लगी, चंदा एकत्र होने लगा। पुरानी बसे हुई भारतीयों ने बड़े उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन के पास, नेटाल विधानसभा के पास हुए बिल के विरुद्ध 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों से दरख्वास्त भेजी गई। गांधी जी ने जब पुनः भारत लौटने की इच्छा प्रकट की तो भारतीयों ने बड़ी मनोवार कर उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन बनाया और उसका नाम नेटालई इंडियन कांग्रेस रखा, जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1914 के दिन हुई। सेठ अब्दुल्ला कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरिस्टर गांधी उनके मंत्री चुने गए। एक ही महीने में लगभग 200 सदस्य बना लिए गए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी शामिल थे। समान संकट के समय जाति विरोध भूलकर सभी एक हो गए थे। लॉर्ड रिपन को जो प्रार्थना पत्र भेजा गया था उसका असर हुआ। उन्होंने नेटाल विधानसभा का भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून अमान्य कर दिया। इससे भारतीयों में हर्ष की लहर फैल गई। अब गांधी जी ने भारतीय समाज की भीतरी समस्याओं पर ध्यान दिया। घोरों का यह आक्षेप बहुत अंशों में ठीक था कि भारतीय साफ सफाई से नहीं रहते। अतः गांधी जी ने सबसे पहले भारतीयों को घरों की सफाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम पालने का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इसी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के नियम के आधार पर वर्तमान में विश्वास मॉड्यूल चलाया जाना है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल की शुद्धता पर ग्रामीण स्तर पर शुरुआत की गई है। उस पर बल दिया गया है कैसे स्वस्थ रहें, स्वच्छता को अपनाएं और जल की शुद्धता रखें। स्वास्थ्य की देवी तभी प्रसन्न होगी जब हम शुद्ध जल और स्वच्छता का पालन करेंगे। समय समय पर भाषणों के आयोजन होने लगे। उनमें गांधी जी अपने विचारों को प्रकट करने लगे। उन्होंने भारतीयों को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुरूप अच्छे ढंग से रहना सिखलाया। नेटाल में गुजराती जानने वाले भारतीयों की संख्या अधिक थी, इसलिए सभाओं की कार्रवाई गुजराती में ही रखी जाती थी। लोकमत तैयार करने के लिए उन्होंने नेटाल भारतीय शिक्षण संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से पुराने भारतीयों के बच्चों को शिक्षित कर वे उनमें मातृभूमि का प्रेम जागृत करना चाहते थे। संस्था के सदस्य नियमित रूप से एकत्र होते, भाषण देते या लेख पढ़कर उनके विचार व्यक्त किया करते थे। नेटाल कांग्रेस दक्षिण अफ्रीका की ब्रिटिश जनता, भारतीय जनता को प्रवासी भारतीयों की स्थिति से परिचित कराना चाहती थी। गांधी जी जो भी लिखते उसमें सच्चाई होती। वे बढ़ा चढ़ाकर कोई बात न लिखते थे, न बोलते थे। ट्रांसवाल और केप टाउन में भी नेटाल कांग्रेस के समान संस्थाएं थी। यद्यपि उनके संविधान भिन्न थे, पर उद्देश्य एक थे। गांधी जी ने भारतीय कुलियों की जो दशा देखी वह बड़ी करुण थी। एक दिन उनके दफ्तर में बाल सुंदरम नामक एक तमिल कुली फटे चिथड़ों में उनके पास आया। उसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। वह हाथ में पगड़ी रखे हुए था। क्योंकि गोरे काले कुली के सिर में पगड़ी देखकर सहन नहीं करते थे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय दहल उठा। उन्होंने उसे पगड़ी पहनने, साफ सफाई के साथ इज्जत से रहना सीख लाया।
बाल सुंदरम एक अंग्रेज के घर में काम करता था। उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसके दांत उखड़ गए थे और मुंह से खून बह रहा था। वो गांधी जी को अपना दुखड़ा सुनाने आया। भारतीयों को उनके मालिक गुलाम समझते थे और सुंदरम के समान निर्दय व्यवहार करते थे। 1894 में नेटाल सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर 25 पाउंड वार्षिक कर लगाना चाहा, क्योंकि वे अपने परिश्रम से गोरों की अपेक्षा अधिक कमाने लगे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका भविष्य में प्रवेश न हो, इस दृष्टि से वे उन पर तरह तरह के सख्त प्रतिबंध लगाना चाहते थे। कई भारतीय जो कुली बनकर आए थे धीरे धीरे मकान और जमीन के मालिक बनने लगे। गोरे उन्हें समान अधिकार नहीं देना चाहते थे। प्रवासी भारतीयों पर वार्षिक कर लगाने से पहले नेटाल सरकार को भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था। नेटाल सरकार के बहुत जोर देने पर भारत सरकार ने कर तो रहने दिया, पर 25 पाउंड के स्थान पर केवल 3 पाउंड कर लगाने की अनुमति दे दी। इस कर के बुरे परिणामों की ओर भारतीय नेताओं का भी ध्यान गया। भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि इससे संयुक्त परिवार बिगड़ जाएगा, पुरुष अपराध करने लगेंगे। गांधी जी को इन करों को रद्द कराने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी जब नेटाल में बस गए तभी प्रिटोरिया के ईसाई मित्र उन्हें नहीं भूले। डरबन में ईसाई मिशन के प्रमुख पादरी उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। उनके साथ उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों का, विशेषकर बाइबिल का अध्ययन किया। साथ ही हिंदू धर्मशास्त्र भी पढ़े। मैक्स मूलर के ग्रंथ, उपनिषद, मोहम्मद साहब की जीवनी और पारसियों के ग्रंथ भी पढ़े। कुछ समय तक योगाभ्यास भी किया। टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, टॉल्स्टॉय के ग्रंथों का सबसे अधिक प्रभाव गांधी जी के मन पर पड़ा। उसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न आंदोलन किए गए। उनके दक्षिण अफ्रीका के कार्यों का भारत में अच्छा प्रसार हुआ। प्रवासी भारतीयों की दशा का ज्ञान भारतीयों को होने लगा। 25 वर्ष के तरुण गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों पर ढाए जाने वाले जुल्मों के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश कर गोरों के हृदय दहला दिए। कुली बैरिस्टर अब उन्हें फूटी आंखें नहीं सुहाता था। वे सेठ अब्दुल्ला की दीवानी मुकदमे की पैरवी करने 1 वर्ष के लिए आए थे। उन्होंने दोनों पक्षों में समझौता कराकर उसे अवधि से पूर्व निपटा दिया था। उसके बाद उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का काम हाथ में लिया। यद्यपि आंदोलन समाप्त करने का समय नहीं आया था, फिर भी उन्हें देश और घर की जिम्मेदारी भी अनुभव हो रही थी। 3 वर्ष हो चुके थे। सच्चाई के कारण उनकी वकालत चमकने लगी थी। उन्होंने अफ्रीका में ही बसकर वकालत करने का इरादा किया था। साथ ही भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करना भी उनका उद्देश्य था, जिसका श्री गणेश में कर चुके थे। स्वदेश वे अपनी पत्नी और बच्चों को लाने के लिए जाना चाहते थे। सन 1896 में उन्होंने जहाज से कलकत्ता, उस समय कलिकाता कहते थे, की ओर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा थी, समय काटना था, इसलिए उसका सदुपयोग करने की दृष्टि से उन्होंने तमिल और उर्दू सीखी। दिल बहलाने के लिए कभी कभी शतरंज भी खेलते रहते। जब जहाज हुगली पहुंचा तो मातृभूमि के दर्शन कर गांधी जी का हृदय उत्फुल्ल हो उठा। भारत माँ की मूर्ति कल्पना में झूलने लगी। हृदय वंदे मातरम बोल उठा। सचमुच उस समय वे बहुत भावुक हो उठे। उनके मुख से निकल पड़ा कि बोले माँ तुम्ही अबले, के बोले माँ तुम्ही अबले। कोलकाता में गांधी जी का किसी से परिचय नहीं था, फिर भी देशी और अंग्रेजी भाषाओं के पत्रकारों से मिलने गए। उन्हें स्टेट्समैन, द इंग्लिशमैन के संपादकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर होने वाली अन्यायों की घटनाओं को सुनकर लेख लिखे। कोलकाता से गांधी जी राजकोट के लिए रवाना हुए। मार्ग में इलाहाबाद में गाड़ी बहुत समय तक रुकती थी, अतः उन्होंने इस समय का भी उपयोग किया। वे पायोनियर के दफ्तर में गए, उसके संपादक से मिले, उसे प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा से परिचित कराया। पायोनियर के संपादक ने समाचारों, अग्रलेख और टिप्पणियों से उनके विचारों का जोरदार समर्थन किया। राजकोट पहुंचने पर वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की दयनीय अवस्था और उन पर गोरे के अत्याचारों की हृदय विदारक घटनाओं से भरी पुस्तिका लिखी।
उसका आवरण पृष्ठ हरा था, इसलिए वह हरी पुस्तिका के नाम से मशहूर हो गई। इसकी प्रतियां भारत और इंग्लैंड के समाचार पत्रों को भेजी गई। अफ्रीका के गोरों के हाथों में जब वह पड़ी तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहने देंगे। यदि वह अफ्रीका लौटा तो उसे उतरने से रोकेंगे, यदि वह उतरा तो उसे समाप्त कर देंगे। राजकोट पहुंचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि बम्बई में प्लेग से बहुत जन हानि हो रही है। वे अपने प्राणों की परवाह न कर बम्बई दौड़ गए और जनता को प्लेग से बचाने के उपाय समझाने लगे। उन्होंने देखा कि धनी मानी लोग भी अपने घरों की सफाई नहीं करते, जिससे हवा दूषित होती है। उन्होंने गरीब और अमीर दोनों को समझाया कि प्लेग से बचने का उपाय स्वच्छता और वायु की शुद्धता है। बम्बई में वे प्रसिद्ध नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत प्रभावित किया। वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे। समय समय पर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने लगे। गोखले जी भी उनकी समाज सेवा के कारण उनसे पुत्रवत व्यवहार करने लगे। गांधी जी बम्बई से मद्रास गए। तमिल कुली बाल सुंदरम की करुण कहानी सारे प्रदेश में फैल चुकी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मजदूरों और कुलियों के हितों की रक्षा करते थे। यह जानकर बहुत से तमिल भाषी उनसे मिलने आए। गांधी जी ने थोड़ी तमिल सीखी अवश्य थी, पर वे उसे ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। विदेशी भाषा में बोलना पसंद नहीं था, परंतु विवश हो उन्हें अंग्रेजी में ही तमिल भाषी जनता को अफ्रीका की स्थिति समझानी पड़ी। धीरे धीरे गांधी जी की ओर भारतीयों का ध्यान आकर्षित होने लगा। उनके प्रति आदर पैदा होने लगा। अध्याय 5 समाप्त। कल अध्याय 6 पढ़ेंगे।